एक लड़की थी। 2-3 दिन उसको लगातार हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि वो आते ही सो जाती थी। तो एक दिन हमें ऐसा लगा कि शायद वो थकी हुई है, बच्चा है, खेल कूद के आता है, स्कूल के बाद थक जाता है। दूसरे दिन फिर सेम चीज़, तीसरे दिन थोड़ा सा डाउट हुआ। तो जब हमने ऑब्जर्व किया उस चीज़ को तो रियलाइज़ किया कि वो ड्रग्स के नशे में रहती थी। उसको देखा गया, स्टॉक किया गया कि बच्चा क्या कर रहा है। तो उस टाइम पे हमें ये चीज़ का रियलाइजेशन हुआ था कि वो ऐसे ग्रुप के साथ होती थी जहाँ एक बार इवनिंग में बुलाते थे, बुला के बिठाते थे, रात के टाइम पे उनको ड्रग्स दिए जाते थे और उन्हीं के साथ में कुछ बच्चों के साथ जो ड्रग्स रैकेट था साथ साथ सेक्स रैकेट भी चल रहा था। तो पुलिस का काम उस टाइम पे ये होना चाहिए था कि ठीक है हम इस चीज़ पे काम करेंगे, बट नहीं, उन्होंने मेरी फैमिली को बोला कि नहीं बच्चा है, पढ़ाई खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो लोगों को ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है कि अगर आप केस कर भी देते हैं, आप एफआईआर कर भी देते हैं, लेकिन क्या कोर्ट में जाके उसको बेल मिलेगी नहीं मिलेगी, ये आपके सर्कमस्टांसेस, फैक्ट्स, ड्यूरेशन, इंटेंशन, इन सब पे डिपेंड करेगा। उस लड़की को भी कहीं ना कहीं पता था दैट द मैन इज ऑलरेडी मैरिड, उसके 2 बच्चे हैं, उसके बाद भी आप इन्वॉल्व हो रहे हो। ऐसा नहीं है कि केस खत्म हो गया, उसने कॉम्पनसेशन ले ली, चीजें हो गई, लड़का रिलीज भी हो गया, मान लीजिए एक्विटल हो गया, नहीं प्रूफ कर पाए, तो लड़का पलट के लड़की के पे केस कर सकता है। पेरेंट्स आते हैं, उनके बच्चों को पेश किया, उनकी स्टेटमेंट्स होती हैं, उनको पता ही नहीं वो क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। हमारे यहाँ पे इंसान क्या जानवर तक सेफ नहीं होते हैं। 200 लड़कियों को एक लड़के ने नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट मौसमी और सीरोस टीवी लेके आई है एक खास सेगमेंट। हमारे इस सेगमेंट में हमारे साथ जुड़ रही है एक बेहद स्पेशल मेहमान, एडवोकेट रिदमशील श्रीवास्तव, जो लीगल अवेयरनेस वुमेन रिलेटेड केसेस पे काम करती है। आज हम उनसे बात करेंगे फॉल्स प्रॉमिस टू मैरिज के केसेस पर और जानेंगे इस पर हमारा लॉ क्या कहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्वागत करते हैं रिदमशील मैम का। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतने अपने प्लेटफॉर्म पे इस तरह से बुलाया। और जो टॉपिक आप आज बात करने जा रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ कि हम अपनी आपसी एक कॉन्वर्सेशंस के साथ दूर दुनिया तक या फिर वर्ल्ड वाइड हम अपने वर्ड्स को, अपने इंडिया में इन लॉज के बारे में जानकारी दे पाएंगे। बिल्कुल मैम जी, और कैसा लग रहा है आपको? मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मैंने आज तक हीरोज सुने थे, बट आई एम वेरी हैप्पी कि शीरोज में आपका जो एक नाम में वो पावर आती है। और जितना मैंने देखा है, यहाँ के लोगों से मिली हूँ, वो पावर आप सब में है, तो जाके ये शीरोज बना। मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों के शीरोज का एक पार्ट मैं आज बन पाई हूँ। बिल्कुल मैम, और हम तो अभी पार्ट बन गए, अब हम आगे भी बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे अलग-अलग चीज़ों के बारे में। जी, और कहीं न कहीं हम लोगों को बहुत कम नॉलेज है एडवोकेसी और बहुत सारे लॉज़ के बारे में, तो हम उसमें भी फ़ायदा उठाएँगे। लाइक हम बिल्कुल, लोगों को बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज होना चाहिए बेसिक, मतलब इंसान को ह्यूमन जो राइट्स है उनके बारे में बहुत ज़रूरी है जानना कि कोई भी फ़ायदा ना उठा ले उनके। बिल्कुल, बिल्कुल। जी मैम, तो हम शुरू करेंगे आपके बचपन से रिलेटेड। जी। लाइक आप बोर्न एंड बॉट अप कहाँ से है एंड बचपन का कोई खट्टी-मीठी यादें सबके रहते हैं, तो ऐसा कोई यादें हो जो आप शेयर करना चाहते हैं? बिल्कुल, बचपन का नाम ही खट्टी-मीठी यादें होता है। बिल्कुल। तो मेरा जो बर्थ प्लेस है वो रामपुर है, उत्तर प्रदेश, और मैं वहीं पैदा हुई। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उस टाइम पे उतनी ग्रोथ नहीं थी वहाँ पे, तो जिसकी वजह से हम लोग दिल्ली शिफ्ट हुए और मैंने अपनी सारी पढ़ाई, अपना करियर यहीं बनाया है। मेरी फैमिली में अभी भी फैमिली मेंबर्स वहीं हैं, सो हमारा टू एंड फ्रो होता रहता है रामपुर अपने घर में भी। बट नाउ दिस इज़ अ प्लेस जहाँ मैं बनी हूँ, बड़ी हुई हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ कि यहाँ की पढ़ाई मैं अपने पूरे इंडिया में कहीं न कहीं चेंजेज़, जहाँ मुझे दिखता है कि ज़रूरत है, मैं वहाँ चेंजेज़ ला सकूँ। तो बचपन की बहुत सारी यादों के बारे में तो हम अगर बात करेंगे तो शायद दिन कम पड़ जाए। लेकिन कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ शरारतें होती हैं अपने छोटे भाई-बहनों के साथ, वो रही हैं। और अगर मैं कुछ ऐसी चीज़ बताऊँ कि मैं
एडवोकेट की फील्ड में आई और उनकी कुछ वजहें थी जो मैंने अपने बचपन में देखी, और उसके बाद मैंने ये ठान लिया था कि हाँ, मुझे इसी फील्ड में जाना है। ऑल्दो बचपन में बिल्कुल इनिशियली मेरा कोई मोटिव नहीं था कि मैं इस फील्ड में आऊंगी, मैं इस प्रोफेशन में आऊंगी। बट हम अक्सर क्या देखते हैं ना मौसमी, लाइफ में आपके आसपास बहुत सारी ऐसी जी। चीजें हो रही होती हैं जिनको जनरली लोग देख के नजरअंदाज कर देते हैं। मान लीजिए सामने आपके झगड़ा हो रहा है, आपको पता है कौन सही है और कौन गलत है, उसके बाद भी जब भीड़ इकट्ठी होती है ना, उस भीड़ में किसी में उतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो जाके बोल सके नहीं भी तुम्हारी गलती थी और इस वजह से ये लड़ाई बढ़ी है। तो मैंने भी अपने बचपन में बहुत सारी चीजें ऐसी मिस हैपनिंग्स होती देखी हैं। उनमें से एक था जहां मैंने एक छोटे-छोटे बच्चों का सेक्स रैकेट पकड़वाया था, ऑल्दो मैं खुद स्कूल में थी उस टाइम पे। बट वो चीज़ अंदर से थी मेरे कि मतलब मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं गलत चीज़ कभी बर्दाश्त नहीं कर पाती। मुझे या तो बोलना है या उसके लिए कुछ करना है। तो वही हुआ था जब मैं स्कूल में पढ़ रही थी, मैंने किसी एक बच्चे को देखा था। तो मेरी मदर ट्यूशन्स देते हैं, शी इज़ अ टीचर। तो उनके पास बच्चे जनरली गरीब फैमिलीज़ के, रिक्शा पुलर, वेंडर्स के बच्चे, मम्मी की आदत है उनको लाना है, बिठाना है, पढ़ाना है, एडमिशन कराना है, सो बहुत दैट वो अच्छी अपनी बात है। जी, सो दैट अपनी वो क्वालिफ़िकेशन पूरी कर सके। एजुकेशन के नाम पे उनका ऐसा ना हो कि वो कभी या पढ़ ही नहीं पाए या फिर सेकंड, थर्ड के बाद जो हम जनरली सुनते हैं, वो आगे कंटिन्यू ना कर पाएँ। तो मम्मी उनके एडमिशन्स करवाती हैं, उनको स्कूल में भेजना, पढ़ाई करवाना। तो ऐसे ही एक बच्चा आया था, एक लड़की थी। 2-3 दिन उसको लगातार हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि वो आते ही सो जाती थी। तो एक दिन हमें ऐसा लगा कि शायद वो थकी हुई है, बच्चा है, खेल-कूद के आता है, स्कूल के बाद थक जाता है। दूसरे दिन फिर सेम चीज़, तीसरे दिन थोड़ा-सा डाउट हुआ। तो जब हमने ऑब्जर्व किया उस चीज़ को तो रियलाइज़ किया कि वो ड्रग्स के नशे में रहती थी। तो जब हमने उनकी फैमिली को इंक्वायर किया कि बच्चा ऐसा है, हमें डाउट हो रहा है, आप उसके हमें वेयरअबाउट्स बताओ, मतलब क्या करती है रोज़ाना, उसके दिन का क्या है, कैसे खेलती है, किनके साथ उठती-बैठती है। तो पता चला कि वो फैमिली उसकी जो थी वो गरीब फैमिली थी। फादर रिक्शा चलाते थे, जो नॉर्मली ई-रिक्शा भी नहीं, नॉर्मल रिक्शा चलाते थे, और मदर घर-घर के काम करती थी। तो जब दोनों पेरेंट्स नहीं होते थे, तो वो कहीं अपने फ्रेंड सर्कल में बच्चों के साथ चली जाती थी। तो जब ऑब्जर्व किया गया, उसको देखा गया, स्टॉक किया गया कि बच्चा क्या कर रहा है, तो उस टाइम पे हमें ये चीज़ का रियलाइज़ेशन हुआ था कि वो ऐसे ग्रुप के साथ होती थी, जहाँ एक बार इवनिंग में बुलाते थे, बुला के बिठाते थे, रात के टाइम पे उनको ड्रग्स दिए जाते थे, और उन्हीं के साथ में कुछ बच्चों के साथ जो ड्रग्स रैकेट था, साथ-साथ सेक्स रैकेट भी चल रहा था। तो जब ये चीज़ मुझे पता चली, मैंने जाके पता करी, तो पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस का काम क्या था, उस टाइम मैं भी छोटी थी। तो पुलिस का काम उस टाइम पे ये होना चाहिए था कि ठीक है, हम इस चीज़ पे काम करेंगे, बट नहीं। उन्होंने मेरी फैमिली को बोला कि नहीं, बच्चा है, पढ़ाई खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट मेरी फैमिली वाज़ वे टू सपोर्टिव कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम होने नहीं देंगे। तो मैंने बहुत जगह इंक्वायरी करी, जगह-जगह जाके देखा कि कहाँ-कहाँ ड्रग्स मिल रहे हैं, तो पता चला बहुत सारे उन घरों में मिल रहे हैं जहाँ आप सोच भी नहीं सकते थे। और बच्चों को मैनिपुलेट किया जाता था। बहुत बड़ा सेक्स रैकेट और ड्रग्स रैकेट पकड़ा गया था, बच्चों को वापस भेजा गया था, और उनमें से एक लड़की थी जो सिलीगुड़ी से लेके आए थे, उसको भी ऐसे ही ड्रग्स वगैरह दिए जाते, उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजा। जो हमारे घर की बच्ची आती थी, उसको भी रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजा। वो बच्चे ठीक हुए, आज मैरिड हैं, ऑल्दो छोटे थे, ठीक है, उनकी राइट एज में मैरिज हो गई, और आज उनके छोटे-छोटे बच्चे भी हैं, एंड आई एम रियली हैप्पी कि एटलीस्ट मैं सब कुछ तो सही नहीं कर पाई, लेकिन बचपन की मेरी एक वो याद है जो मैं कभी नहीं भूलती हूँ, कि मैंने वहां से ये सोच लिया था कि मैं अपनी लाइफ में ये ही करूंगी। जो मेरे अंदर पावर है वो हर किसी के अंदर नहीं होती है, तो एटलीस्ट मैं उस पावर को वेस्ट ना जाने दूं। और कहीं न कहीं वो जो आपने करा, और जबकि आपने बोला पुलिस ने घर में आके समझाया कि बच्ची जी। छोटी है, कहीं न कहीं वो डराने आए थे। मेरे मेरे को यही लगता है कि इस मुद्दे पे मत बोलिए आप लोग। मे बी हो सकता है, क्योंकि पुलिस वाले जानते हैं, और अब हम जैसे इस फील्ड में आते हैं तो हमें भी बैक पूरा पता होता है सब कुछ। तो मे बी एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि पुलिस वालों को लगे कि बच्चे की लाइफ है, कहाँ पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के इन सब चीजों में लगेगी। और कुछ हद तक ये चीजें भी होती हैं कि
लोगों को पता चलेगा कि हाँ। छोटी सी लड़की है, सेक्स रैकेट और ड्रग्स रैकेट पकड़वाने में लगी है, तो मे बी लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाती हैं चीजें, तो वो भी एक पॉइंट हो सकता है, हाँ। कुछ भी पॉइंट हो सकता है। बट मैंने हिम्मत नहीं हारी और उसका पॉइंट ये था कि मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया और मुझे पीछे नहीं हटने दिया। तो वही चीज मैं आज अपने प्रोफेशन में देखती हूँ, मेरे में आज भी उतनी हिम्मत है, शायद बड़ी ही है, और मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ के जो लोग हैं, चाहे वो इस फील्ड के हैं चाहे वो नहीं, मैं उनमें उतनी वो पावर दे सकूं कि एटलीस्ट वो स्टैंड कहीं है तो वो बोल सके कि हाँ ये सही है गलत। और जो आपने शेयर किया ना, मेरे हिसाब से जो भी हमें सुन रहे हैं, जिनके अंदर हिम्मत नहीं होती, जिनके आस-पास बहुत चीज़ें तो हो रहा है, उनको पता भी है, कहीं न कहीं अपने साथ भी हो रहा है, बट उन्हें बिल्कुल। हिम्मत नहीं है, तो उनको बहुत मोटिवेशन जी। मिलेगा। और कहीं न कहीं बहुत सारे लोग हैं ना कि दिशा नहीं पता चलते, हमको क्या करना है। आपने बचपन में जब ये वाला चीज़ सक्सेसफुली आपने कर लिया था और आपको फिर एक दिशा मिल गया था कि हाँ, इसी में करना है, क्योंकि आपको सुकून मिला था कहीं न बिल्कुल। कहीं और प्राउड फील हुआ था। जी। और तो आप उसी दिशा पे चल रहे हैं और बहुत अच्छा लगा मुझे भी। कहीं न कहीं आपने दिशा तो चुन लिया, बट इतना आसान नहीं रहते। तो आपके साथ भी कोई चैलेंजेस आया था? जैसे फैमिली सपोर्ट रहते हैं, बट आस-पास के लोग बोलते हैं कि अरे एक लड़की है, एडवोकेसी कर रहा है, और वो भी लड़कियों के मुद्दे पे आप काम करते हैं। तो कुछ ऐसे फेस किया आपने? मैं तो बहुत फनी स्टेटमेंट बताऊंगी, लोग अक्सर, ये बहुत कॉमन है हमारे प्रोफेशन में, लोग बोलते हैं लड़की है, एक तो वैसी लड़कियां बहुत बोलती हैं, ऊपर से वकील है तो शादी कहाँ होगी। तो चीजें, लोगों के अंदर मिथ है उस चीज का कि लड़कियां अगर लॉयर्स बन जाएंगी, मतलब लॉयर बन जाएंगी, तो वो और ज्यादा बोलेंगी, आर्ग्यूमेंटेशंस में, घर में भी वो चीजें होंगी, बट ऐसा नहीं होता है। हमारी फील्ड बहुत बहुत प्यारी फील्ड है, अगर उसको तरीके से फॉलो किया जाए तो हमारे अंदर वो पावर है जो मुझे लगता है कि हम बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। और आप देखें, हमारे देश में किसी भी चीज में चेंज अगर आना होता है तो कहीं ना कहीं किसी कानून से ही शुरू होता है। चाहे आप फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी की बात करें, जैसे आपने बात छेड़ी थी कि हम आज इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी हो गया, ये भी हमारा अभी रिसेंट ही आया है, इससे पहले तो नहीं था। हमारा कितने सारे रेप केसेस हुए हैं, उनमें कितने चेंजेस आए हैं, सेक्शंस बदले, उनमें आप ये सोचिए अमेंडमेंट्स हुए हैं हमारे पुराने सेक्शंस में। आप छोटे बच्चों के साथ रेप होता है, उनके क्या-क्या लॉज़ हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं, मुझे ऐसा लगता है अगर सही तरीके से सबको पता हो, तो वो डायरेक्शन, मैं कहूँगी कोई गलत राह पे जाएगा ही नहीं। तो मेरे हिसाब से बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब मैं खुश हूँ कि आज हमारा फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी पे बात, क्योंकि ये इतना डेप्थ टॉपिक है कि जितनी बात करो उतनी कम, और हम तो इस फील्ड में रह के ये सारी चीज़ें रोज़ देखते हैं। छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, वो इन सब दौर से होके गुजरता है, और क्राइम रेट तो सबको ही पता है किस हिसाब से चल रहा है। लॉज का प्रॉपर तरीके से यूज होना बहुत बहुत जरूरी है, जो कि आजकल मिसयूज भी बहुत होता है। और वो तो मुझे लगता है कि आप आगे हम जब डिस्कस करेंगे तो वो चीजें हम वहां पे बात करते ही जाएंगे उन सब चीजों के बारे में। बिल्कुल, आपने अभी बोला फॉल्स प्रॉमिसेस मैरिज के बारे में हमने बात करना है, जो जी। रिसेंटली एक केस इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से फैसला हम्म। आया था। तो उसी टॉपिक पे अभी हम बातचीत शुरू करते हैं। हम्म। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले में विवाह का झूठे वादे हम्म। उसको लेके क्यों समाज के खिलाफ एक गंभीर अपराध माना जाता है ये। जी। और और इस चीज़ को आप अपने हिसाब से सरल भाषा में हमें समझाइए, जो हमें ऑडियंस सुन रही है उनको। तो देखिए, ये रिसेंट जो स्टेटमेंट आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट से, या ऑर्डर पास हुआ है अगर हम कहेंगे, हुँ, तो जो फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी है, ये रिसेंटली, जैसे मैंने भी बोला, हमारे लॉज में अभी अभी आया है। बिल्कुल। ये कहीं हद तक लोगों के लिए बहुत सुकून की चीज है, क्योंकि अक्सर इसमें इमोशनल डैमेज बहुत है। पहले क्या होता था कि रेप के केसेस होते थे, हुँ, आप मेडिकल कराएंगे, फिजिकली प्रूफ होगा, तभी वो रेप साबित होगा। हुँ, लेकिन अब क्या हुआ है कि अगर मान लीजिए कि मैंने किसी को बोल दिया है, फिर किसी लड़के ने मुझे बोल दिया कि मैं तुमसे शादी करूंगा, बिल्कुल। सबसे पहली चीज जो देखी जाती है वो देखी जाती है इंटेंशन, कि किस इंटेंशन से वो बात बोली गई है। मान लीजिए, या फिर मैं कहूँ, हमारे लॉ में एक टर्म होती है मेंसरिया, जी। जिसका मतलब होता है गिल्टी माइंड। मैं किसी से, मान लीजिए मैं एक मेल पर्सन जी। हूँ, मैं किसी से मिला, हुँ, मैंने जाके उस लड़की को बोला कि मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम मुझे बहुत पसंद हो, बट मेरी मेंसरिया क्या है, मेरे मेरी गिल्टी माइंड हुँ, है कि नहीं है,
मैं उसको किस नीयत से देख रहा हूँ, बिल्कुल। वो मैटर करता है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी यही चीज बोली थी कि इन तरह के जो केसेस होते हैं जी। वो समाज के लिए एक बहुत सिंपल लैंग्वेज बोल तो बहुत एक बहुत बड़ा डेंजर है, बिल्कुल। क्योंकि इसमें से वुमेन की डिग्निटी पे बात नहीं आती, उसका ट्रस्ट भी टूटता है और सोसाइटी का ट्रस्ट भी टूटता है। तो अल्टीमेटली ये किसी एक ह्यूमन को या एक वुमेन को डैमेज नहीं करता, ये ओवरऑल सोसाइटी को डैमेज करता है। इस तरह का माहौल जो आजकल बढ़ता जा रहा है, ग्राफ रेट बढ़ता जा रहा है जी। फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी का, हम लोग आए दिन इतने केसेस रजिस्टर्ड होते देखते हैं, कुछ सही होते हैं, कुछ गलत होते हैं। कोर्ट में जब हम पेश होते हैं तो सबसे पहला सवाल कोर्ट ये पूछता है कि आप एक दूसरे को कितने टाइम से जानते थे। मैं अगर 4-5 साल से किसी के साथ रिलेशनशिप में हूं और 4-5 साल में मैंने अपनी इंटीमेसी या फिजिकल रिलेशन बहुत बार बनाया और इस बारी के फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद मैं कोर्ट में पेश होके बोलती हूँ कि इसने मेरे साथ रेप किया, आप बेसिक सेंस के साथ भी सोच के देखें, क्या ये पॉसिबल है? नहीं। अगर किसी ने मेरे साथ 5 साल का रिलेशन बनाया है, मैं 5 साल से किसी के साथ एक रिश्ते में जुड़ी हुई हूँ और मेरा फिजिकल रिलेशन बार 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 बना, तो कंसेंट जो होती है वो फ्री कंसेंट है कि नहीं है, ये बहुत मैटर करता है। बिल्कुल। ठीक है, किसी ने मुझे बोला कि मैं तुमसे शादी करूंगा जी। उसने मुझे झूठा वादा दिया, वो कैसे पता चलेगा? मान लीजिए मैं कहीं किसी उसके साथ कहीं रिलेशंस बनाने जब गई, उसने मेरी ऐसे ही कमरे में बैठे बैठे मांग भर दी। जी। ये रियल केस का ही एग्जाम्पल देके बता रही हूँ जो मैंने फाइट किया था। मांग भर के बोला, मैं वीडियो वगैरह बनाई, मंगलसूत्र गले में डाल दिया, कोई पंडित नहीं है, कोई रिचुअल्स नहीं है, कुछ नहीं है, बट उसने मुझे क्या प्रूफ कराया कि हाँ अब हम हस्बैंड वाइफ हैं। बिल्कुल। चैट जो हमारी हो रही है उसके बाद से, हेलो वाइफ, हाय हबी, तो क्या है, मेरे मन में बैठ गया ना कि हमारी शादी हो गई, हम करेंगे शादी, ये तो हमारी है। वो शादी के जो कमरे के दायरे में रिचुअल किया जी। जो हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में नहीं आते ऑल दो, बट मेरे को तो उसने प्रूफ कराया ना कि उसने शादी कर ली, मांग भर दी, सिंदूर लगा दिया और उसके बाद फिजिकल रिलेशन बनाया। नाउ वी आर इनटू अ रिलेशनशिप, ऐसा कि हम शादी पूरे रीति रिवाज के साथ करेंगे। तो मुझे क्या किया उसने, झूठा वादा किया। बिल्कुल। लेकिन वहीं कहीं वर्बल सबमिशंस मैं ऐसे आपको डिस्कस करूंगी, कहीं ऐसे केसेस होते हैं जहां पे लोग हमें आके अपने केसेस के बारे में जब डिस्कस करते हैं तो दे आर लाइक कि हमने रिलेशन रखा था। लड़के बोलते हैं कि हमने रिलेशन रखा था, अनडाउटेडली हम करना चाहते थे शादी, बट कुछ ऐसे फैक्टर्स हो गए कि एक कुछ सालों के बाद हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही, ये बहुत ज्यादा लड़ने लगी थी, झगड़ने लगी थी, शक करने लगी थी। मैंने या फिर एक रीजन कि मेरी फैमिली ने मुझे बोला कि नहीं वो नहीं मान पा रहे हैं, अच्छी लड़की नहीं है। नहीं, लड़की के कैरेक्टर पे तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ कुछ भी रीजंस हो सकते हैं कि दोनों फैमिलीज के वो स्टेटस नहीं मिल रहे, लोग देखते हैं ना, कुंडलियां नहीं मिल रही, कुछ भी, फैमिली नहीं मान रही है। तो कोर्ट हमारा ये बोलता है या फिर लॉ हमारा ये बोलता है, इन तरह के सर्कमस्टेंसेस को फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी नहीं बोलते, क्योंकि वो फैक्टर्स हैं। दोनों ने शादी करने की इच्छा तो रखी थी, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे बने जिनकी वजह से वो चीज नहीं हो पाई। तो हर बार फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं हो सकता। फैक्टर्स मैटर करते हैं, इंटेंशन मैटर करता है, ड्यूरेशन मैटर करता है कि आप कितने लंबे समय से जानते थे। कोई अभी मुझे 6 महीने पहले मिला, 6 महीने के बाद या 2-3 महीने के बाद ही उसने मेरे को बोल दिया फिजिकल होने के लिए। मैंने बोला कि यार मेरे को तो अभी नहीं है, थोड़ा वक्त और चाहिए। नहीं नहीं मैं शादी करूंगा, मैं पक्का, मुझे पे भरोसा रखो। और मांग वांग भर दी, हो गया, मैं घर आऊंगा बात करने, मैं फैमिली से बात करूंगा, ठीक है, रिलेशंस बन गए। अब उसके बाद वो गायब हो गया, वहां बनता है फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी। तो लोगों को ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है कि अगर आप केस कर भी देते हैं, आप एफआईआर कर भी देते हैं, लेकिन क्या कोर्ट में जाके उसको बेल मिलेगी नहीं मिलेगी, ये आपके सर्कमस्टांसेस, फैक्ट्स, ड्यूरेशन, इंटेंशन, इन सब पे डिपेंड करेगा। बिल्कुल। सिर्फ एफआईआर कर देने से आप केस नहीं जीत जाएंगे। या फिर अगर इस तरह की कोई हरकत लड़के की साइड से भी होती है तो उसको भी समझना बहुत जरूरी है कि अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो कोर्ट आपको नहीं छोड़ेगी। बिल्कुल। तो लॉ इज वास्ट।
तो मैं तो बहुत क्रिस्प में चीजों को समझा रही हूँ ताकि लोग अपनी रियल लाइफ स्टोरीज को समझ सके। अगर उनके साथ ऐसा बिल्कुल। कुछ हो रहा है तो वो उस चीज को अभी भी समय है, एग्जैक्टली निकल सकते हैं, जी, क्योंकि बाद में बहुत देर हो जाती है, लाइफ खराब हो जाती है। बहुत फैमिलीज फैमिली खराब हो जाते हैं। हमने खत्म होती फैमिलीज आपने देखी अभी शेयर हैं। कर रहे थे तो मेरे को भी लगा कि एक इंसान के एक स्टेटमेंट पे कितने सारे लोगों की ज़िंदगी खराब हो रहे बिल्कुल, हैं। ये कहीं न कहीं ईगो की भी बात आ जाती है। बिल्कुल। बहुत सारे केसेस में होता है कि लड़की ने बोला कि है लड़के की फैमिली ने मुझे मना कैसे कर दिया। हाँ, तो वी हैव दैट वी वुमेन हैव द ब्रह्मास्त्र इन आवर हैंड, ये लोगों को लगता है। बिल्कुल। फीमेल्स को आजकल लगता है कि वो ब्रह्मास्त्र की तरह आप फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी को आप यूज़ करेंगे। हुँ, बट देखो, लड़कियों के साथ इतना गलत हो रहा है, हुँ, रेप केसेस हो रहे हैं, बच्चों के साथ हो रहे हैं। तो उस चक्कर में क्या होता है, जहाँ झूठे केस होते हैं ना, वहाँ एक्चुअल केसेस छुप जाते हैं, बिल्कुल, दब जाते हैं। तो उनके ऊपर बात ही नहीं हो पाती, बिल्कुल। या फिर वही वाली बात आ गई, सोसाइटी ट्रस्ट नहीं कर पाती जी, कि क्या ये सच्चा भी है कि झूठा है। कि कुछ-कुछ चीज़ें झूठे कर रहे हैं कुछ लोग, और बिल्कुल, कुछ लोगों के वजह से जो एक्चुअल में जिनको ज़रूरत है वो क सामने नहीं आ पाते, या नहीं आ फिर जब पाते। सामने आते हैं तो उनकी कोई सुनता नहीं है। जी, कई जगह लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाने। उस सोसाइटी का एक मेंबर या फिर एक हुँ, अथॉरिटी, पुलिस भी तो है, पुलिस भी ट्रस्ट करना बंद कर देती है। बिल्कुल। तो वो बहुत बहुत बड़ा, मैं कहूँगी, नेगेटिव एस्पेक्ट हो जाता है सबकी नज़रों में कि लोग जो सर्वाइवर है ना, हुँ, वो अपने केस तक को दर्ज नहीं करवा पा रहे। बिल्कुल। कहीं न कहीं कई बार ऐसे भी हो सकते हैं कि किसी के झूठे अपराध लगाने में हुँ, वो तो उसको सज़ा में नहीं मिलती, क्योंकि कोर्ट को प्रूफ चाहिए ऑब्वियसली। बिल्कुल। अब किसी के साथ एक्चुअल में हुआ है, बट हुँ, उसको तो डर लग रहा है ना कि उसको मिल गया, मतलब सज़ा नहीं मिला, क्योंकि उसके डीप में वही जा सकते हैं, जैसे कि आप एडवोकेट हो, तो आप जान पाए ना कि ये जी। फेक था। बट जिनके साथ एक्चुअल में हुआ, उनको लगा कि हाँ, तो सज़ा सच में नहीं मिलेगा, तो फालतू बदनामी होगा। ना हुँ, कई बार ऐसे भी होते हैं ना, बहुत लोअर हुँ, क्लास फैमिली को लगता है कि बदनामी होएँगे, फिर बिल्कुल। वो जा ही नहीं पाते। एक्चुअल सिनेरियो यही है, जैसे मैंने अभी आपसे शेयर किया कि कहीं हद तक हम देखते हैं कि देखो, लैक ऑफ नॉलेज है। हुँ, अगर कोई पुलिस स्टेशन जा रहा है अपनी केस दर्ज करवाने के लिए और पुलिस जी, वाले मना कर रहे हैं, तो आपके पास अपने राइट्स हैं। आप बिल्कुल। उस केस को कैसे दर्ज करवा सकते हो? हुँ, आप अगर ऑफलाइन गए हो, पुलिस थाने गए हो और आपका केस रजिस्टर नहीं कर रहे हैं, आप वहाँ से खड़े होके 112 नंबर कॉल कर सकते हो कि जी। ये फलाना जो पुलिस वाला है, मैं इस थाने में खड़ी हूँ, ये लोग मेरा केस लेने से मना हुँ, कर रहे हैं। तुरंत आपका केस रजिस्टर्ड होगा। बिल्कुल। आपके पास ऑनलाइन अपॉर्च्युनिटी भी आ गई है, मतलब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अपनी जी, कंप्लेंट की करवाने की। आप अगर ऑफलाइन नहीं हो रही है, आप ऑनलाइन अपने वेबसाइट पे जाएँ, पुलिस की वेबसाइट पे जाएँ, अपनी स्टेट की, और वहाँ रजिस्टर करें ऑनलाइन कंप्लेंट अपनी। वहाँ बिल्कुल। पे आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर आएगा, जो चीज़ ऑनलाइन दर्ज हो चुकी है, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं कहूँगी अभी आप पहले जाते हैं हुँ, कंप्लेंट करवाने, जो वो लोग नहीं सुनते हैं। जब आप ऑनलाइन कर लेते हैं, फिर वो आपके पीछे आते हैं, मैम ये बिल्कुल। कंप्लेंट दर्ज हुई है, आपके नाम क्या, आप बताइए, ये एसआई अपॉइंट हुए हैं, आप इनसे बात करिए। हुँ, तो दे विल कम, मीन्स आफ्टर यू, कि भई आप हुँ, आ जाओ, अपनी कंप्लेंट के बारे में अपना प्रोसेस करवा लो। जी, एक तरीका होता है कि आप बाय पोस्ट अपनी कंप्लेंट भेज सकते हैं हुँ, एसएचओ, एसीपी, डीसीपी को, और उसकी ट्रैकिंग से आप ट्रैक कर सकते हैं कि वो जैसे ही डिलीवर हो गया, हुँ, तो यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी टू रीच आउट टू द कोर्ट कि भाई हमने कर सारे दिया। अपने स्टेप्स खत्म कर लिए हैं, हम एसएचओ के हुँ, पास भी चले गए, हम एसीपी पे भी चले गए, हम डीसीपी पे भी चले गए, उसके बाद भी कोई नहीं सुन रहा है, अब हम कोर्ट आए। क्योंकि आपके पास प्रूफ भी है। एग्जैक्टली, क्योंकि बिल्कुल। कई जगह क्या होता है इन तरह के केसेस में, अगर एफआईआर डिले हो जाती हुँ, है, मान लीजिए कुछ आज मेरे साथ हुआ, मैं आज ही पहुंच गई जी, थाने, ठीक है, हुँ, मेरा एफआईआर आज ही हो गई, तो मेरे से कोई सवाल नहीं करेगा, मेरा हुँ, मेडिकल हुआ, एवरीथिंग इज ऑन रिकॉर्ड। बिल्कुल। बट कई जगह क्या होता है, मैं पहुंची थाने, हुँ, पुलिस वालों ने बोला आप कल आना, आप परसों आना, बिल्कुल। अभी तो ये नहीं है, अभी हमारा सिस्टम नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, वैसे वो डिले हो गया 10-15 दिन का, हुँ, 20 दिन का, है ना। तो जब आप कोर्ट में पहुंचते हैं ना, कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि जब आपके साथ हुआ तब था, तब क्यों नहीं है? अब क्यों आए हो? आप उस टाइम पे क्या समझाओगे कि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है समझाने नहीं के है। लिए कि पुलिस वाले उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थे, सिस्टम नहीं हुँ, चल रहा था, उन्होंने मना कर दिया। कहने कि पुलिस के बारे में बात करने में डर लगता है लोगों को मैं कि कहती हूँ कि डिले आप एक्सप्लेन हाँ, नहीं कर पाओगे नहीं कोर्ट कर को। पाएँगे। बात करने में डर की बात नहीं है, बट आपके पास प्रूफ ही नहीं है ना वो डिले हुँ, क्यों हुँ, हुआ। हुँ, तो मैं कहूँगी आपके पास बहुत सारे और वेज हैं जो लोगों को नहीं पता है। हुँ,
अगर आप बाकी वे से जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो जाएगी। बिल्कुल। और वैसे तो रेप केसेस में तुरंत ही हो जानी चाहिए, ये हमारे लॉज हैं। अगर कोई पुलिस वाला नहीं करता तो स्ट्रिक्ट एक्शन उनके अगेंस्ट पे होगा ही होगा। बिल्कुल। तो बहुत सारी चीजें, मैं कहूँगी लैक ऑफ नॉलेज है। अगर लोगों तक सही डायरेक्शन और सही तरीके से बात पहुंचाई जाए या उनको पता हो, तो मैं कहती हूँ वो सीधा टारगेट पे हिट करेंगे और वो चीज होगी ही होगी। हमारे लॉज स्ट्रांग है, वीक नहीं है, बट उनको सही तरीके से यूज नहीं किया जाता है। कहीं न कहीं बहुत सारे मतलब जो नॉलेज है ना, जानकारी है, वो जी। भी बहुत कमी है अभी भी। बहुत सारे अवेयरनेस की ज़रूरत है, इस जी। पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। जी, अभी आप आपने अभी बोला था कि बहुत सारे केसेस है जिनमें सबूत ज़रूरत होते हैं कि ये सच में फेक मैरिज अफेयर का है या नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति 5 साल तक रिलेशन में रहता है और उसके बाद शादी से इनकार कर देता है, क्या ये हमेशा के लिए धोखाधड़ी माना जाएगी? जो हमारा कानून है क्या कहता है? देखिए, डिपेंड करता है कि वो 5 साल के रिलेशनशिप में क्या नियत थी दोनों की, इंटेंशन, है ना? इंटेंशन। दूसरी बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोली थी, ड्यूरेशन। और उसके बाद का जो तीसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज होती है वो है कंडक्ट। मान लीजिए 5 साल में मैं और आप अगर किसी एक रिलेशनशिप में हैं, उस 5 साल का ड्यूरेशन बहुत लंबा है। उसमें मेरी इंटेंशन क्या थी? क्या मैंने सिर्फ फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए ही आपके साथ वो टाइम पास किया, या एक्चुअल मैरिज करने का कहीं ना कहीं आपको वो दिखा? ठीक है। और तीसरी चीज आती है कंडक्ट, कि मेरा कंडक्ट आपके टुवर्ड्स कैसा रहा है। मैंने बार बार आपको प्रेशराइज किया है कि नहीं फिजिकल हो जाता है, कर लेंगे बात, कर लेंगे बात। लेकिन कई जगह क्या होती है कि उन 5 सालों में मैं इन्वॉल्व हुई आपकी फैमिली के साथ में, बट आपकी फैमिली नहीं मान रही है। तो एंड में थक के मैंने आपको बोला कि एक काम करते हैं, जब फैमिली मान ही नहीं रही है और 5 साल निकल चुके हैं, तो आगे और अटकने का कोई फायदा नहीं है। बेटर है तुम कहीं देख लो, मैं कहीं देख लूं। आपसी सहमति से। एग्जैक्टली। तो दैट इज म्यूचुअल कंसेंट, फ्री विल, फ्री कंसेंट, म्यूचुअल कंसेंट। हम इन वर्ड्स का फिर वहां पे यूज करते हैं। अगर ये सारी चीजें हैं तो दैट इज नॉट अ क्राइम ना। दैट इज अ वन ऑफ द फैक्टर जिसकी वजह से हमारी शादी नहीं हो पा रही है। तो दैट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ फॉल्स प्रॉमिस टू मैरिज। अब 5 साल, अब मेरे पास एक केस आया था इन विच द मैन वॉज मैरिड, ऑलरेडी मैरिड। उसका रिलेशन हुआ एक लड़की के साथ में। उस लड़की को भी कहीं ना कहीं पता था दैट द मैन इज ऑलरेडी मैरिड, उसके 2 बच्चे हैं। उसके बाद भी आप इन्वॉल्व हो रहे हो रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप में वो लिव इन भी रहने लगे कहीं ना कहीं, ठीक है। वो कभी लड़का आता था, चला जाता था अपनी फैमिली के पास में। काफी झगड़े भी हुए मैरिटल लाइफ में उसकी। और इधर लड़की भी होती थी कि भाई तुम शादी कब करोगे, शादी कब करोगे। लड़की को पता है वो शादीशुदा है, बच्चे भी हैं उसके। और उसके बाद फिजिकल रिलेशन हुआ, फिर कुछ कॉम्प्लिकेशन आई थी, वो प्रेगनेंसी उसने मतलब कंसीव कर लिया था। कंसीव करने के बाद में कुछ वो जो कंसीव आप मतलब फेलोपियन ट्यूब में उसका कंसीव हो गया था। जनरली इट्स अ वेरी रेयर केस। तो मेडिकल इमरजेंसी में उसकी एक फेलोपियन ट्यूब निकालनी पड़ी। दैट इज अ बेसिकली अ बॉडी डैमेज, और वो हमेशा के लिए हो गया उसका। अब हमारे पास आते हैं वो कि ये लड़का शादी करने से मना कर रहा है, मैं प्रेग्नेंट हुई, मेरा अबॉर्शन भी हुआ, मेरी एक फेलोपियन ट्यूब भी निकल गई, मेरा हमेशा के लिए मेडिकली डैमेज हो गया। रेप का केस भी डाल दिया, एफआईआर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुकी थी। अब मैं आपसे पूछती हूँ, आप मुझे बताइए कि इसमें क्या ये सही था या गलत था? क्योंकि उसको सब पता ही था। एग्जैक्टली यही सब चीजें होने वाले। हाँ। और जब तक डाइवोर्स नहीं होता उसका, डाइवोर्स के बिना आप रिलेशनशिप में आ रहे हैं, उसके बाद एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपसे शादी भी कर ले। यही आपके उस सवाल का जवाब है कि 5 साल का रिलेशनशिप है, क्या वो फॉल्स प्रॉमिस मैरिज में आएगा, नहीं आएगा? तो ऐसे ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं। तो कई जगह यस, फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी हमने देखा है, लोग करते हैं सिर्फ एक फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन के लिए, ठीक है। लेकिन कई जगह ऐसा होता है जहां कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जहां लड़का नहीं कर पाता है। लड़के की फैमिली नहीं मानी,
5 साल में लोगों के मेंटल नेचर बिहेवियर बहुत चेंजेस आते हैं। क्या पता किसी से बेटर कोई मिल जाए, और म्यूचुअली मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बट दैट कम्स टू द पॉइंट ऑफ योर ईगो कि भाई नहीं, अब तो तेरे को मेरे साथ ही रहना पड़ेगा, या तो तू मेरे से शादी कर, हमने ये चीजें सुनते देखी हैं, या तो शादी कर या फिर मैं केस डाल रही हूँ। तो उन केसेस में जो एक्चुअल में लड़कियों के साथ होता है ना, वो लड़कियां निकल के आ ही नहीं पाती हैं। तो 5 साल तो बहुत लंबा टेन्योर है, मैं कहती हूँ 2 साल 3 साल इनके बीच में भी ऐसे सिनेरियोज होते देखे हैं, और दिस इज अ 50-50 चांस। कई जगह पे इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस हो जाता है, बट कई जगह इट इज नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस। हमेशा ब्रेकिंग ऑफ अ मैरिज या फिर ब्रेकिंग ऑफ अ रिलेशनशिप इज नॉट इक्वल टू अ क्राइम और अ क्रिमिनल। और जैसे कि आपने एग्जाम्पल दिया था, ऐसे में ना कि वो इंसान अपने फैमिली में भी खुशहाली जीवन नहीं बिता पाते, और जिनके साथ ऐसे अफेयर रहते हैं वो भी आगे, मुझे नहीं पता सच्चा रहते हैं या नहीं, मुझे नहीं लगता आगे कोई रिलेशन में अच्छे से जा पाते। कहीं ना कहीं बदनामी तो दोनों का ही बराबर हो रहा है। बिल्कुल। तो मुझे ये समझ ही नहीं आती है कि लोगों को चाहिए क्या होता है ऐसे रिलेशन में। कुछ मिलना होता नहीं है, क्योंकि उनको भी पता है, कहीं न कहीं क्लियर रहते हैं शुरू से ही कि हम इतना तक ही जा सकते हैं। बिल्कुल, कई जगह ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे एक बंदे को पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ या फिर मैं क्या कर रही हूँ। मुझे पता है कि सामने वाले की शादी हो रखी है और वो ये मेरे पास नहीं आएगा। बट ठीक है, जब तक चल रहा है तब तक चला के देखेंगे। दिस इज अ वेरी कॉमन माइंडसेट आज के टाइम पे, जिसकी वजह से इंक्रीज ऑफ फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी के केसेस रजिस्टर्ड हो रहे हैं कि देखते हैं जब तक चल रहा है। ठीक है, तो वो चीज खत्म मतलब होनी बहुत जरूरी है। मैं कहूंगी कि लोगों के बीच में ना वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं एक रिलेशनशिप में, लोगों ने वो लेनी बंद कर दी हैं, जिसकी वजह से वो लेट गो वाली सिचुएशन है ना, वो चलने लग गई है। आजकल तो बहुत सारे रिलेशनशिप सिचुएशनशिप्स ये सारी चीजें होने लगी हैं, और यही सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से क्राइम रेट बढ़ रहे हैं या फिर नंबर ऑफ केसेस रजिस्ट्रेशन ज्यादा होती जा रही हैं। तो मैंने बात करी कि एक जगह किसी को पता होता है कि जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा, लेकिन कहीं ऐसी जगह केसेस होते हैं जहां एक को पता होता है कि मैं इसके साथ ज्यादा टाइम तक नहीं रहने वाली, लेकिन लड़का बहुत सीरियस होता है। ठीक है, लड़का बहुत सीरियस होता है। अब लड़की को चाहिए सिर्फ कि मैं अगर हटूंगी, केस रजिस्टर कर दूंगी, तो अगर रेप के केस में हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाता है, केस रजिस्टर हो जाता है, कॉम्पेंसेशन भी मिलेगी। अगर केस सेटल हो जाता है तो कुछ ना कुछ अमाउंट भी ऑफर आएगी सामने से। तो दैट इज अ वेरी सिंपल माइंडसेट व्हिच इज गोइंग ऑन दीज डेज, कि इस तरह का माइंडसेट हमारे क्राइम रेट को रेगुलरली इंक्रीज करता जा रहा है। और मैं कहूंगी हमारे जो जजेस है ना, वो इस चीज को समझने लग गए हैं। तभी सबसे पहला सवाल होता है, कितने टाइम से जानते हो, कितनी बार रिलेशनशिप बना, क्या तब नहीं तुम्हें पता चला था कि ऐसा ऐसा होने वाला है। जैसे एक लड़के को काफी स्ट्रिक्टली बोला था कि जब तूने शादी करनी नहीं थी तो ये 7 फेरे लेने की जरूरत क्या थी उसके साथ एक कमरे में, क्या तब तुझे नहीं पता था कि ये सब चीजें होने वाली हैं, इस तरह का सिनेरियो होने वाला है, लड़की तुझसे इन्वॉल्व है, फैमिली की इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है। कई जगह ऐसे केसेस आए हैं जहां राजस्थान का एक मैटर था, वहां लड़के ने प्रॉपर ऐसे लड़की को समझा रखा था कि मैं शादी करूंगा तो मैं तुझसे ही करूंगा, मैं और कहीं नहीं करूंगा। लड़की इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गई, उसने आउट ऑफ इंडिया जाना था, उसने अपना सारा करियर छोड़ दिया कि मैं शादी करके यहीं रहूंगी, इसके साथ रहूंगी, क्योंकि लड़के ने बोला था जब मैं जाऊंगा आउट ऑफ इंडिया तो तू मेरे पीछे पीछे तब आ जाना एज अ वाइफ। लड़की ने अपना करियर छोड़ दिया, अपना काम सारा खत्म कर दिया। वो यहाँ पेनी में वर्क कर रही थी, उसको पता था उसके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, वो ज्यादा हाई अर्न कर सकती है, बट उसने सब कुछ छोड़ दिया। बट लड़के ने एक दिन क्या किया, ऑल ऑफ द सडन कहीं और रिश्ता पक्का करके किसी और के साथ इसके साथ रेगुलरली बात कर रहे हैं कि मैं अपनी फैमिली में बात करूंगा, और एक दिन अचानक से गायब हो गया। जब ये लड़की उसके घर गई तो लड़के वालों ने लिटरली उसको धक्के मार के बाहर निकाल दिया कि तुम हो कौन। तो शी वाज लाइक कि सब कुछ तो बात हुई थी,
तो फैमिली ने बोला ना हम तुम्हें नहीं जानते हैं, लड़के ने हमें कुछ नहीं बताया और लड़के की तो ऑलरेडी शादी फिक्स हो चुकी है, लड़का गया बाहर। तो ऐसे ऐसे सिनेरियोज होते हैं जहाँ लड़की को फिजिकली एक्सप्लॉयटेशन भी किया जाता है, उसका मेंटल एक्सप्लॉयटेशन भी होता है और अचानक से कहीं और शादी करके वो तो सेटल डाउन हो जाते हैं, लड़कियों की लाइफ खत्म हो जाती है। उससे क्या ट्रस्ट फैक्टर खत्म होता है, सोसाइटी डैमेज होती है और यही बातें जब और 4 लोगों में फैलती हैं तो और लड़कियों का ट्रस्ट सोसाइटी में खत्म हो जाता है। समाज में ऐसे जो केसेस है ये बढ़ क्यों रहे हैं? क्या हमारा कानून में कुछ कमी है? देखो कानून में कोई कमी नहीं है। पॉइंट इज कानून हमारा ना जेंडर न्यूट्रल है, वो किसी एक जेंडर के लिए नहीं बना है। आप ये समझिए कि जो सही है कानून उसके लिए बना है। अगर झूठे केस भी दर्ज होते हैं तो लोगों को ये नहीं पता है आज भी कि अगर किसी लड़की ने किसी लड़के के ऊपर झूठा केस दर्ज किया है और वो चीज प्रूफ हो जाती है कि ये केस फॉल्स है, लड़का लड़की के ऊपर पलट के केस फाइल कर सकता है, चाहे वो डेफेमेशन का हो चाहे वो क्रिमिनल केस हो, क्योंकि लड़के की लाइफ स्पॉइल हुई है, फैमिली डैमेज हुई है, बहुत सारी चीजें, रेपुटेशन उसकी एकदम टार्निश हो गई है। तो ये सारी चीजों में पलट के लड़का केस कर सकता है। लेकिन पॉइंट कहाँ आता है, लड़का कहता है मैं ऑलरेडी इतना सब कुछ से होके गुजरा हूँ, मुझे दोबारा वहां पे नहीं जाना है। लॉ हमारा वीक नहीं है, लॉ बना उन लोगों के लिए है जो उसको समझ सकते हैं और सही तरीके से उसको यूज कर सकते हैं। लॉ हम सबके लिए, हम पीपल ऑफ इंडिया के लिए बना है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सारे राइट्स दिए हैं। अनटिल अनलेस आपको वो सारे राइट्स नहीं पता है, आपका एक्सप्लॉयटेशन होता रहेगा। तो इन तरह के केसेस के बढ़ने की वजह एक तो ये है कि चाहे लड़का हो, उसको पता होना बहुत जरूरी है कि अगर उसने ऐसा किया है किसी लड़की के साथ तो उसके साथ क्या क्या हो सकता है, ठीक है। और अगर लड़की किसी तरीके के फॉल्स केसेस को रजिस्टर करवा रही है तो ऐसा नहीं है कि केस खत्म हो गया, उसने कॉम्पनसेशन ले ली, चीजें हो गई, लड़का रिलीज भी हो गया, मान लीजिए एक्विटल हो गया, नहीं प्रूफ कर पाए, तो लड़का पलट के लड़की के पे केस कर सकता है। तो इट्स लाइक लॉ वीक नहीं है बट लॉ सही के लिए है, चाहे सही केस हो या झूठा केस हो, लॉ उसी के हिसाब से चलता है। यू नीड टू प्रेजेंट इट सो स्ट्रांगली कि उस केस से आगे आने वाले जो केसेस हैं उनको सबक मिल सके। कहीं ना कहीं जैसे कई बार मूवी में भी दर्शाया जाते कुछ स्टोरी को लेके जो मतलब एक केस हो जाते और जिनमें सजा मिल जाते और वो स्टोरी अच्छे से पेश करा जाता है कि आगे जो लोग देख रहे हैं उनको भी अवेयरनेस हो। तो बहुत जरूरी है कि उसको जानना। बिल्कुल बिल्कुल। कोर्ट की दुनिया जो टीवी में होती है और जो रियल लाइफ में होती है वो बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। लेकिन जो किसी की जीवन को दिखाते हैं कुछ कुछ जो मूवीज बनी हैं और उसमें जो कोर्ट केसेस हैं उसको सिर्फ मैं कहूंगी मूवी की तरह ना देख के उसको ये समझ के चलिए कि अगर कोई एक केस नीचे से आप हार जाते हैं तो आप केस नहीं हारते, उम्मीद मत हारिए। आपके पास हाई कोर्ट है, आपके पास सुप्रीम कोर्ट है, यू हैव दैट मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज टू रीच आउट। और हमने ऐसे अपने रियल लाइफ में होते देखी हैं चीजें जहां लड़ाई लंबी जरूर होती है लेकिन हक में आती है। तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले आपको पेशेंस बहुत जरूरी है, एक उम्मीद रखनी बहुत जरूरी है, एक भरोसा होना बहुत जरूरी है। हमारे पास कई जगह केसेस आते हैं, रेप सर्वाइवर्स जो होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बहुत सारे केसेस, बच्चे मतलब जिनको कुछ पता ही नहीं है, पेरेंट्स आते हैं, उनके बच्चों को पेश किया, उनकी स्टेटमेंट्स होती हैं, उनको पता ही नहीं वो क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। तो हमें देख के बहुत बुरा लगता है। बट कई जगह हम अगर देखते हैं तो कुछ ऐसे ऐसे सिनेरियोज होते हैं जहां बच्चों से भी झूठे केसेस डलवाए जाते हैं। तो इट्स लाइक तभी बोलते हैं ना लॉ इज ब्लैक एंड व्हाइट। तो हर चीज हर जगह सही नहीं हो सकती, एक पक्ष हमेशा सही और एक पक्ष हमेशा गलत ही होता है। उसको सही तरीके से देखना, प्रेजेंट करना, दिखाना बहुत जरूरी है, ताकि सिर्फ मूवीज में नहीं, हमारे रियल लाइफ के जो केसेस होते हैं वो भी आगे के लिए लोगों को सिखा सकें, दिखा सकें कि अगर आपकी जिंदगी में भी ऐसा ऐसा हो रहा है तो आपको पता होना बहुत जरूरी है, कहाँ जाना है, कहाँ स्टेप लेना है। एग्जैक्टली आप अगर, जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले ही बोला था कि अगर कंप्लेंट रजिस्टर्ड नहीं होती, आपके क्या क्या वेज हैं। बिल्कुल। तो अगर किसी को कुछ कंप्लेंट दर्ज करवानी है, थाने जा रहा है, पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं, तो लोग क्या होते हैं, वो अपने फर्स्ट स्टेप पे ही उम्मीद छोड़ देते हैं, कुछ नहीं होगा, पुलिस के चक्कर ही काटते रह जाते हैं। तो इसलिए यू हैव डिफरेंट वेज। बिल्कुल।
आप सही स्टेप लो, आपका सब कुछ होगा। बिल्कुल। तो कानून वीक नहीं है, बस हुँ। कानून को समझना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। जी। अगर कोई लड़की अपने मर्ज़ी से कोई किसी रिलेशन में रहना चाहते और बिना शादी के और बाद में जाके मतलब वादा तोड़ने की शिकायत करते हैं, तो कानून क्या कहते हैं इसको? आप ये पूछना चाहते हैं कि अगर कोई रहना चाहता है रिलेशनशिप में और बाद में वो केस दर्ज कर देता है हाँ, लड़के पे, हाँ। तो उसमें आप मुझे पहले ये समझाइए कि सिनेरियो लड़के की तरफ से क्या है? लड़का रखना चाहता है कि नहीं रखना चाहता? वो डिपेंड बिल्कुल, करता है। बिल्कुल। मैं रहना चाहती हूँ, नहीं रहना हुँ, हुँ, चाहती, हुँ। सिर्फ मेरे पे नहीं है ना। फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी आप लगा रहे हो लड़के पे। हुँ, हुँ। क्या उसकी इंटेंशन है मुझे रखने की? क्या वो मुझे रखना भी चाहता है कि वो मुझे नहीं रखना चाहता है? बिल्कुल। तो फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी तो मैं तब लाऊँगी ना कि मैं तो इसके साथ रहना चाहती हूँ, हुँ, हुँ। लेकिन ये मेरे साथ रहने को तैयार नहीं है, अभी किसी और के पास जा रहा है। अब वो किसी और के अगर आप केस रजिस्टर कर भी देते हो, आपने एफआईआर कर दी कि अब इसको कोई और पसंद आ गई है, मैं तो नहीं छोड़ूँगी, इसने मेरे इतने साल कैसे खराब किए। दीज़ आर द वेरी कॉमन स्टेटमेंट्स, है ना? तो कोर्ट में भी जाने के बाद ना आपको कोर्ट को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि क्या ऐसा कंडक्ट था आपके बीच में? क्या इंटेंशंस थी, क्या रिलेशनशिप कैसा चल रहा था, क्या वो टॉक्सिक रिलेशन बन चुका था या वो लड़का बार-बार आपको जाने के लिए बोल रहा था लेकिन आप नहीं जा रहे थे, आप अटके हुए थे। तो मैं तो कहूँगी फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी तो बहुत दूर की बात है। लोग हिंदू मैरिज एक्ट में जैसे हमारे केसेस होते हैं, डाइवोर्स में भी कोर्ट जबरदस्ती किसी को रहने या अलग होने के लिए नहीं बोलता है। मान लीजिए मैं रहना चाहती हूँ अपने हस्बैंड के साथ में, मेरा हस्बैंड मुझे डाइवोर्स देना चाहता है। तो उस सिनेरियो में भी कोर्ट मुझे ये नहीं बोलेगी कि आप इसके साथ ही रहो क्योंकि आप रहना चाहते हो। नो, कोर्ट कहती है अगर वो नहीं रखना चाहते, मैम प्लीज लुक फॉरवर्ड फॉर योर लाइफ एज वेल, क्योंकि हम जबरदस्ती आपके हस्बैंड को नहीं बोल सकते आपको रखने के लिए। रिलेशन अच्छा जाएगा ही नहीं। एग्जैक्टली तो जब आप ये सोचिए एक प्रॉपर सेक्रेड रिलेशनशिप में ये बात उठती है, तो लिव इन रिलेशनशिप्स और ये सारी चीजें में तो कंसेंट वाली बात है ना, म्यूचुअल कंसेंट। रिलेशनशिप हमेशा म्यूचुअल कंसेंट से होता है, जो कि लोग समझने में भूल करते हैं। लोग इन वर्ड्स का मतलब नहीं जानते, सिर्फ रिलेशनशिप में आ जाते हैं, रहते हैं, अलग होते हैं, फिर वही पॉइंट ऑफ ईगो सेपरेट होने का, या फिर वो माइंडसेट को नहीं समझ पाते कि हम साथ रहे तो क्या क्या मिस हैपनिंग्स हो सकती हैं। तो अगर एक समझदारी से डिसीजन ले रहा है या ले रही है कि मुझे नहीं रहना है, आप ये देखिए ना रिलेशनशिप में अगर लड़की मना कर देती है, लड़के कितने किस किस तरह के अटैक्स करते हैं ये हम सब जानते हैं। ठीक है, मतलब किडनैपिंग हो जाती हैं, एसिड अटैक्स हो जाते हैं, रेप हो जाते हैं। तो वो सारी चीजें मतलब ईदर ऑफ द साइड से ही होती हैं। तो कोर्ट सबसे पहले ये सारी चीजों को देखता है, फैक्ट्स को समझता है, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेता है। तो कहीं अगर एविडेंसेस में चूक भी हो जाती है तो भी आपके पास अपर अथॉरिटी है, आप जा सकते हैं अपील करने, आप वहां प्रेजेंट करिए अपनी चीजें। हिम्मत नहीं हारनी है बस, हमारा जस्टिस तभी मिलता है, वक्त लगता है लेकिन मिलता है। बहुत ज़रूरी हिम्मत रखना। बिल्कुल, मतलब मैं कहती हूँ कि हमारे यहाँ पे अ, इंसान क्या जानवर तक सेफ नहीं होते हैं। कुछ चीज़ों में आपसी रंजिशों में तो एसिड अटैक डॉग्स के ऊपर होते देखे हैं हमने, मैंने फाइट किया है, मैंने लड़ा है वो केस, इंडिया का पहला केस जहाँ लोग ऐसे ही 50 रुपए में छूट जाते थे दे के अपना, वहाँ हमारी पेनल्टीज़ बढ़ी हैं। तो मुझे यकीन है कि अगर इन सब केसेस पे तरीके से वर्क किया जाए, तो हम जो मिसयूज़ है ना, उस पे वर्क करें अगर अच्छे से, या फिर जो सेक्सुअल हैरेसमेंट लड़कियों को होता है फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी में लड़के करते हैं, स्ट्रिक्टनेस अगर आ जाए इन्वेस्टिगेशंस में, इंटेरोगेशंस में और प्रेजेंटेशन में, तो मैं कहूंगी ये केसेस जो आप बोल रहे हैं ग्राफ बढ़ रहा है, ये शायद कम होना शुरू हो जाएगा। मैम भविष्य में ऐसे कानून में क्या बदलाव होना चाहिए ताकि महिलाओं के फ्रीडम और उनके जो सुरक्षा है इन दोनों का खास ध्यान रखा जाए? जी, वही वाली बात है कि एक तो लोगों में अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है, लड़कों को पता होना बहुत जरूरी है कि अगर आप सिर्फ कह के किसी को इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं कि भाई मैं तुमसे शादी कर लूंगा और छोड़ देते हैं, तो मैं कहूंगी लॉज हमारे बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वो नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। तो इट्स लाइक दे नीड टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ लॉ। और रही बात हमारी कि लॉज में क्या चेंजेस होने चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है हमारा स्टार्टिंग फेज जो होता है ना, दैट इज अ फाइलिंग ऑफ अ चार्जशीट, जहाँ पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होने के बाद वो चार्जशीट फाइल होती है कोर्ट में। वहां दोनों के पक्ष की
स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं, विटनेसेस की बातें होती हैं। मैं कहूँगी अगर कोई लड़की किसी रिलेशनशिप में आ रही है, उसको डाउट है, या तो वहीं से स्टेप बैक कर ले। अदरवाइज वो अपने स्टेटमेंट से कभी ना मुकरे। किसी भी पॉइंट में किसी भी दबाव के आने पे, बहुत तरह का दबाव पड़ता है लड़कियों पे, छोड़ दो केस, ये कर लो, वो कर लो, तो वो सारी चीजें नहीं होनी घर चाहिए। से कई बार आते हैं। एग्जैक्टली इनिशियली मैं कहूंगी जो पॉइंट होता है ना, वो होता है पुलिस थाने में जब आप बैठ के अपनी स्टेटमेंट्स देते हो, जी आपकी चार्जशीट जब रेडी होके कोर्ट में जाती है, दैट इज अ वेरी क्रूशियल स्टेज ऑफ योर केस, क्योंकि आपके केस की शुरुआत ही वहां से होती है। तो अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन बहुत परफेक्ट हो रही है, जिसमें आपके स्टेटमेंट्स, विटनेसेस बहुत परफेक्टली इंटेरोगेट किए गए हैं, तो मैं कहूंगी कि दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन कि हमारे लॉज में क्या चेंजेस होने चाहिए। द स्ट्रिक्टनेस। बिल्कुल मैम, क्या ऐसे केसेस बढ़ने में सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म और जो आधुनिक डेटिंग जैसे ऐप है, इनके रोल भी रहते हैं क्या? बिल्कुल है। मैं कहूँगी आजकल इतना कैजुअल हो गया है ये सारा रिलेशनशिप्स एंड एवरीथिंग। बहुत कम टाइम में लोग एक दूसरे के साथ इंटीमेसी में आ जाते हैं, ठीक है? इमोशनल कनेक्ट हो जाते हैं। प्यार से 4 मैसेजेस आ गए एंड दे आर जस्ट लाइक डाइंग फॉर ईच अदर। एक दूसरे को देखा नहीं है, बिल्कुल बट स्नैपचैट से, इंस्टा से, फेसबुक से कनेक्ट हो गए हैं एंड वो उसी में ही अपनी दुनिया बना लेते हैं और उसी को समझते हैं कि भाई सब कुछ इसी के आले दुआले घूमता है और यही इंसान बहुत अच्छा है। वही जब व्हेन यू कम एंड द रियलिटी इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, वहां चीजें डैमेज होना शुरू होती हैं। मैं ये नहीं बोलूंगी कि हमेशा डैमेज होता है, बहुत से रिलेशनशिप्स यहाँ से हुए भी हैं एंड पॉजिटिव नोट तक भी गए हैं, बट आई वुड से कि वो बहुत रेयर सिनेरियोज ही हुए हैं। जनरली जो आजकल का टाइम इतना कैजुअल हो गया है, इमोशंस का मतलब मैं कहूंगी कि मैं किसी की बातों में बहुत इजीली आ गई या कोई लड़का आ गया, सामने वाले का माइंडसेट नहीं पता वो किस इंटेंशन से आ रहा है, तो वहां पे चीजें खराब होनी शुरू हो जाती हैं। तो यस, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज अ प्लेइंग अ क्रूशियल रोल, जहाँ पे ये सारे केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हमने एक केस फाइट किया था सॉरी, जहाँ 200 लड़कियों को एक लड़के ने अलग अलग, जैसे मान लो वो टारगेट करता था 18 टू 22 इयर्स की एज की लड़कियों को, स्कूल से निकलती थी, उनके करियर्स का उनको पता नहीं, वो कोई एंट्रेंस कुछ 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 तैयार करना। तो देयर वाज वन मैन जो इसी एज की लड़कियों को टारगेट करता था सोशल मीडिया पे। और मान लो कि आपने ये यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो दैट मैन विल बी अ गाइड फॉर यू फॉर प्रिपरेशन ऑफ योर यूपीएससी। वो यूपीएससी के लिए तैयार करने के लिए वो आपका टीचर बन जाएगा। मान लो मैं हूँ, मेरे को लॉ के लिए तैयार करना है, तो वो अपने आप को ऐसा दिखाएगा कि वो लॉ का एक्सपर्ट है और वो मेरे को सिखा रहा है। तो मैं क्या करूंगी, मैं उस एज की हूँ, मैं बहुत इजीली कनेक्ट हो जाऊंगी। अरे यार, ये इंसान मेरे को इतना हेल्प कर रहा है, मेरे को नोट्स भी दे रहा है, मेरे को हाँ सच में बहुत चाहता है, शायद तभी मेरे लिए इतना कर रहा है। तो ही टारगेटेड 200 गर्ल्स, विमेन भी नहीं बोलूंगी मैं, तो बेचारी स्कूल से निकली हैं एंड आ गई उसके झांसे में। तो कभी टाइम निकल गया तो मतलब किसी के साथ फिजिकली कनेक्ट हो गया, किसी के और दैट मैन वाज ऑफ सच मतलब सच नेचर कि वो ट्रैवल तक करता था। वो ऐसा नहीं है एक ही जगह की 200 लड़कियों को, वो अलग अलग स्टेट्स की लड़कियों को उसने टारगेट किया हुआ था। वो ट्रैवल करता था, वो मिलने जाता, अपना टाइम कैसे मैनेज करता था वी डोंट नो, वो समझ भी नहीं आया था। और स्टिल लड़कियां उसकी बातों में आई हैं, कई जगह रिलेशनशिप्स बने, कई जगह मनी उसने एक्सप्लॉइट किया, पैसे मांगता था, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरा पर्स खो गया है, मुझे पैसे भेज दो। तो और वो नंबर्स भी और यूपीआईस भी ऐसे होते थे कि ट्रांसफर थोड़ा 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 करा के फिर बड़ा अमाउंट लिया और गायब, उस लड़की से कनेक्शन खत्म। तो इस तरीके की चीजें, सोशल मीडिया इज अ वे टू ईजियर प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप बहुत किसी को भी टारगेट कर सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो, इमोशनली डैमेज कर सकते हो। वही यही हम लोगों का यही मोटिव है कि ऐसे चीज़ों के लिए लोगों को अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है कि आजकल दुनिया में चल क्या रहा है। बिल्कुल, आप ये समझिए कि आज भी हम सोशल मीडिया पे बैठे हैं, मतलब आज हम जो कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, हमारी भी ये कॉन्वर्सेशन सोशल मीडिया तक जाने वाली है, ठीक है? तो प्लेटफॉर्म का यूसेज किस हिसाब से कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो सुन रहे हैं, वो क्या सुन रहे हैं और वो किस तरह से उनको इम्पैक्ट करेगा,
दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल। राइट? अब मैं किसी को किसी इंटेंशन के साथ अप्रोच कर रही हूँ सोशल मीडिया पे और मुझे पता है मेरी इंटेंशन गलत है, जी। बट सामने बैठे आप क्या मेरी इंटेंशन समझ पा रहे हो, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। मैं आपको कितना मैनिपुलेट कर पा रही हूँ, मान लो मुझे किसी ने मैसेज किया, वो मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है और मैं नहीं हुई, तो दैट इज इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। तो आजकल का टाइम ऐसा है कि सोशल मीडिया बहुत इजी जगह है किसी के भी माइंडसेट को खराब करने के लिए या फिर बनाने के लिए, बिल्कुल। एंड फॉर दैट ओनली वी आर सिटिंग हियर कि हम लोगों तक उस चीज को सोशल मीडिया के थ्रू ही पहुंचा सके। ये होता है ना सही इस्तेमाल और गलत इस्तेमाल। तो करेक्ट, सही इस्तेमाल करके आप बहुत अच्छे चीज कर सकते हैं जो कर रहे हैं बिल्कुल लोग, बिल्कुल, और बहुत पावरफुल है कहीं ना कहीं सोशल एग्जैक्टली, मीडिया। बिल्कुल। पावरफुल है तभी वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट दे रहा है। और क्या ये जो फैसला है महिलाओं को शोषण से बचाने में मदद करते हैं, या फिर महिलाओं की जो आज़ादी है उसको रोक लेते हैं या उसको कमजोर बनाती है? आपका क्या राय है इसमें? लॉ कभी भी किसी भी विमेन की फ्रीडम को खत्म नहीं करता जी। और कमजोर तो बिल्कुल नहीं बनाता। मैं कहूंगी मेल पर्सपेक्टिव से आप लोगों को कहते सुनोगे कि हमारे लिए कोई कानून नहीं है, लड़कियों के लिए ही सब कुछ है। तो लॉज आर ऑलवेज मेंट फॉर विमेन, ठीक है, जेंडर न्यूट्रल है ऑल दो, बट कई जगह हमारे केसेस जैसे रेप का केस है या बाकी और भी डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस होते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ स्पेसिफिकली विमेन का नाम देके बोला गया है कि हाँ इस लेडी को घर से अगर निकाला जाता है तो ये उसके राइट्स हैं, उसको मनी मिलना चाहिए, उसको घर का एक मतलब एक छोटा सा अकोमोडेशन ग्रांट होना चाहिए। तो कहीं भी कोई भी कानून हमारा किसी विमेन को वीक नहीं करता, ना ही किसी मेन को वीक करता है। पॉइंट इज हाउ यू आर यूटिलाइजिंग दैट लॉ कि वो सही तरीके से चल सके, कानून हमारा सही प्लेटफॉर्म पे चल सके, बस वही जरूरी है। मैं कहूंगी आप कहीं भी उठा लें, लड़कियों के लिए मैं कहूंगी, आज ही मैं सुबह सोशल मीडिया पे ही एक वीडियो देख रही थी कि रिलीजन्स लड़कियों को कहीं ना कहीं फिर भी दबा देते हैं, ठीक है, कि हमारे में ऐसा नहीं होता, हमारे में वैसा नहीं होता, बट अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट से देखें तो हर तरह की लड़की, हर जगह की लड़की, हर रिलीजन की लड़की आज टॉप पे ही है कहीं ना कहीं। तो इट्स ऑल अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है, नथिंग लेस देन दैट। तो जो पुरानी मीथ थी वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है। अभी भी बहुत चीजें जिनको खत्म करने की जरूरत है कि लड़कियां नहीं कर सकते, बिल्कुल, या वो नीची कास्ट है, ऊंची कास्ट, जो भी है, अब तो बहुत जैसे भी जगह हो। मैं कहूंगी बहुत जगह लोगों का माइंडसेट बहुत पॉजिटिव हो गया है। बिल्कुल। लड़के जो कर रहे हैं, लड़कियां जो कर रही हैं, लोग लड़कियों को बहुत बहुत ज्यादा सपोर्ट और करते आगे हैं, बढ़ाया बहुत जाते हैं। खुश होते हैं अगर कोई लड़की कुछ करती है तो। बिल्कुल। आप ये देखिए अभी पीछे वॉर हुई, हमारी आर्मी में, बिल्कुल। एयरफोर्स में लेडी ऑफिसर्स हैं जिनकी जी। कितनी प्रेज हुई है, लोग कितने खुश रहते हैं। हाँ। तो इट्स लाइक वी आर एनकरेजिंग, वी आर विमेन, वी आर एनकरेजिंग अदर विमेन आगे बढ़ें, कुछ करें और सपोर्ट में सब अब बैठे हैं। प्रोसेशन भी बहुत ज्यादा उनको सपोर्ट करते, उनको उत्साहित एग्जैक्टली, करते, तो बहुत जरूरी है और जो। जहाँ नहीं करते वहां हमारा कानून उनको स्ट्रॉन्ग करता बिल्कुल, है बहुत क्योंकि जरूरी है मैम ये भी। बिल्कुल अपने राइट्स के लिए लड़कियां कभी भी चली जाती हैं कि मुझे ये हक नहीं मिल रहा है, बिल्कुल। हमारा कोर्ट उनको जस्टिस दिलवाता है उनको वो पावर दिलवाता है। तो इट्स लाइक लॉ कभी भी किसी वुमेन को वीक नहीं करता। तो बहुत अच्छा रहा आपके साथ जो भी बातचीत रहा, और कहीं न कहीं ये बहुत ज़रूरी बातचीत है, जो कि हर मेल फीमेल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उनको अपने जो राइट्स है, या जो भी लॉज़ को लाइक क्या मिसयूज होता है, मिसयूज़ होते हैं, कहीं न कहीं करा जाते हैं, तो उसके लिए भी, और जो अभी भी ऐसे रिलेशन में हैं, जिनको लगता है कि अभी भी टाइम है निकल जाना चाहिए, तो उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिल्कुल, आगे जाके बहुत देर हो जाते हैं, तब कुछ हो नहीं पाते। करेक्ट। तो बहुत अच्छा रहा, और आशा करती हूँ आगे भी बहुत सारे ऐसे ही बातों पे हम लोग मिलते रहेंगे और बातचीत करेंगे, कि जो भी हमारे ऑडियंस है, उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहे चीज़ें। बिल्कुल, बिल्कुल, इट वाज़ माय ऑनर कि मैं यहाँ आई, मैंने स्टेज शेयर किया आपके साथ में और इतनी सारी बातों को हमने किया जहाँ मुझे लगता है कि हम बहुत पावरफुल इम्पैक्ट बिल्कुल। ला सकते हैं आगे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, थैंक यू।